गुड मॉर्निंग साथियों। मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ समय में क्लासेज भी शुरू करेंगे। आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ। आज जो मेरी क्लास है वो आचार्य दंडी पर आधारित होगी। दंडी संस्कृत साहित्य के रचनाकार माने जाते हैं, लेकिन हम हिंदी साहित्य में काव्यदर्श नाम की कृति उनकी पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने अलंकारों का वर्णन किया है। तो उसी आधार पर एक अलंकारवादी रचनाकार के आधार पर हम दंडी को पढ़ते हैं। दंडी के बारे में जितनी भी मोस्ट बातें हैं और उन्होंने जो जो स्थापनाएं दी हैं वे सभी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आचार्य दंडी के प्रारंभिक जीवन से हम शुरुआत करते हैं। दंडी का प्रारंभिक जीवन पल्लव नरेश श्री विष्णु के सभा पंडित के रूप में माना जाता है। ये पल्लव के नरेश थे जिनके दरबार में दंडी रहा करते थे। दक्षिण भारतीय दंडी का समय 7वीं सदी माना जाता है। कई जगह पर आपको 6ठी शताब्दी मिल सकता है और कई जगह पर 7वीं शताब्दी माना जा सकता है। इनसे पहले हम जो रचनाकार पढ़ते हैं उन रचनाकारों में भामह हैं जो अलंकारों को स्थापना करते हैं, और इससे पहले हम भरत मुनि को पढ़ते हैं जिन्होंने रस की स्थापना की थी। तो पहले 2री और 3री सदी में भरत मुनि, उसके बाद में 6ठी शताब्दी के आसपास भामह और 7वीं शताब्दी में दंडी का हम अध्ययन करते हैं। दंडी के कुछ अंशों में रीति संप्रदाय के उद्भावक और आंशिक रूप से अलंकार संप्रदाय के समर्थक और पोषक भी हैं। इनके लिए कहा जाता है, कुछ लोग इन्हें रीति का मानते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सर्वथा मान लिया गया है कि दंडी जो है अलंकारवादी ही रचनाकार हैं। डॉक्टर डे ने दंडी को रीतिवादी माना है। रीतिवादी वास्तव में जो संप्रदाय के स्थापक हैं वो वामन हैं, लेकिन हम यहाँ दंडी की बात करेंगे, रीति के संबंध में बात नहीं कर रहे, अलंकारों के संबंध में बात करेंगे। डॉक्टर राघवन ने इन्हें अलंकारवादी आचार्य कहा है, जो सर्वमान्य मत है। दंडी की मात्र एक ही रचना आपने अब तक पढ़ी होगी, काव्यदर्श, लेकिन हिंदी के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि दंडी की एकमात्र रचना काव्यदर्श नहीं है, उनकी 4 अन्य रचनाएं भी मानी जाती हैं, जैसे 10 कुमार चरित्र, छंदो विचिति, काव्यदर्श और अवंती सुंदरी कथा। ये 4 इनकी रचनाएं हैं। काव्यदर्श इनका अलंकार संबंधी ग्रंथ है और इसमें 3 परिच्छेद और 660 श्लोक हैं। महाराष्ट्रीय को इन्होंने सर्वोत्तम प्राकृत माना है। काव्य के संबंध में, इनकी रचना के संबंध में है कि महाराष्ट्री जो प्राकृत है उसे वे सर्वोत्तम प्राकृत के रूप में मानते हैं। काव्यदर्श में 3 परिच्छेदों में, इसमें प्रथम जो परिच्छेद है इसमें काव्य लक्षण, काव्य भेद, रीति, गुण और गद्य के प्रभेदों का विवेचन किया गया है, और दूसरे परिच्छेद में 35 अर्थालंकारों का प्रयोग किया गया है इसमें, और साथ ही तीसरे अलंकारों में शब्द अलंकारों के हम 2 भेद करते हैं, हालांकि होते 3 हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, लेकिन यहाँ मुख्यतः 2 का वर्णन है कि 35 अर्थालंकारों का प्रयोग दूसरे परिच्छेद में और तीसरे परिच्छेद में शब्दालंकारों का निरूपण इन्होंने किया है, और इसमें भी यमक का इन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है। शब्दालंकारों की बात कर रही हूँ। और 10 काव्य दोषों का विवेचन इन्होंने किया है। काव्यदर्श ऐसा ग्रंथ है जिसमें अधिक से अधिक अलंकार, उसके उपभेद, रीति, गुण आदि पर विमर्श किया गया है। तो यह एक अच्छी रचना है अलंकारों से संबंधित, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का प्रयोग है। फिर से बता रही हूँ, 3 परिच्छेद हैं। पहले परिच्छेद में काव्यों के लक्षण, भेद, रीति, गुण आदि का वर्णन है। दूसरे परिच्छेद में 35 अर्थालंकार हैं और तीसरे परिच्छेद में शब्दालंकारों का वर्णन किया गया है। अलंकारवादी आचार्य दंडी ने काव्य की आत्मा अलंकार को माना है, और उनकी प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं वे है, काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकार प्रक्षते, कि काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले धर्म अलंकार होते हैं। दंडी ने अलंकारों की संख्या 39 मानी है। भामह जहाँ काव्य के मूल को वक्रोक्ति में मानते हैं, वक्रोक्ति प्रश्न आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में कि काव्य के मूल को वक्रोक्ति किसने माना है, तो भामह ने माना है, और दंडी जो हैं वक्रोक्ति के स्थान पर अतिशयोक्ति को मानते हैं। ये प्रश्न दोबारा आ सकता है क्योंकि वक्रोक्ति का प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, तो मैं फिर से कह रही हूँ कि दंडी जो है काव्य के मूल में अतिशयोक्ति को स्वीकार करते हैं, जबकि भामह ने वक्रोक्ति को स्वीकार किया है। अतिशयोक्ति दंडी।
दंडी रीति निरूपक आचार्य भी माने जाते हैं। रीतियों के स्वरूप विवेचन पार्थक के निर्देशन में सर्वप्रथम दंडी ने ही किया था। यानी दंडी को रीतिवादी आचार्य कहने के पीछे कारण यह है कि इन्होंने रीति के स्वरूपों का भी वर्णन किया है और रीति का उल्लेख करने के कारण इनको कुछ लोग रीतिवादी आचार्य कह देते हैं। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। ये पहले भी आया हुआ है कि रीति के स्थान पर मार्ग का प्रयोग किसने कहा है, तो दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। दंडी प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने वैदर्भी और गौड़ी रीति को स्पष्ट किया था और इनके संबंधों को स्थापित किया, इनके गुणों को बताया और इन्होंने गुण को वैदर्भी रीति का प्राण कहा है कि वैदर्भी रीति जो है उसके अंतर्गत, हम रीति की बात नहीं कर रहे हैं। रीति जब आप पढ़ते हैं, जब अध्ययन करते हैं तो आपको पता है वहाँ हम 3 रीतियाँ पढ़ते हैं। अभी उनकी बात ना करके हम मात्र इनके विचार देख रहे हैं। तो इन्होंने गुणों को वैदर्भी रीति का प्राण कहा और काव्य में 2 मार्ग बताए, वैदर्भ और गौड़ मार्ग, जिनमें वैदर्भी को अपनाना आवश्यक होता है। दंडी ने अलंकार के साथ साथ गुणों को भी महत्व दिया और गुणों में कविता का सार तत्व कहा, यानी प्राण जो है कविता का वह गुण ही होते हैं। ये भी आपको पता है 10 गुण होते हैं और 10 दोष होते हैं। अवंती इनकी दूसरी रचना जो हमने बात की थी कि एक तो इनकी रचना जो है 10 कुमार चरित है, एक छंदो विचिति और एक अवंती सुंदरी कथा है। तो अवंती सुंदरी कथा जो है यह स्वयं भारवी के प्रपौत्र बताया है। इसमें खुद को जो है इन्होंने कहा है कि जो संस्कृत के रचनाकार हैं भारवी, उनके ये परपौत्र लगते थे। पल्लव नरेश की राज्यसभा में इनका जीवन गुजरा था और दक्षिणात्य दंडी ने रचना में बाणभट्ट के भावों की छाया मिलती है। इनका समय 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। एग्जाम में 7वीं शताब्दी दे करके आपसे उत्तरार्ध या पूर्वार्ध भी लगा करके प्रश्न पूछा जा सकता है, घुमाया जा सकता है कि 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध या 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। तो इनका याद रखना, 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जो है वो इनका समय माना जाता है। दंडी ने 10 गुणों का विवेचन किया। भामह ने गुणत्रय में इसका समावेश भी किया। इन्होंने 10 काव्य गुणों को वैदर्भ मार्ग का प्राण बताया। मैंने आपको बता दिया वैदर्भी रीति का प्राण जो है वे गुण को मानते हैं आचार्य दंडी। एक विशिष्ट शैली का गुण बताया है इन्होंने। भामह ने वैदर्भी और गौड़ी में से किसी प्रकार का भेद नहीं किया था, लेकिन दंडी ने दोनों में सूक्ष्म अंतर बताया। इस प्रकार से इन्होंने रीति के संबंध में बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए कई बार इनको रीति आचार्य मान लिया जाता है। इनकी मान्यता है कि गद्य के दोनों प्रकार कथा और आख्यायिका में कोई वास्तविक भेद नहीं होता है, लेकिन इसमें भेद होता है। गद्य में जो कथा होती है और जो आख्यायिका होती है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें मानी जाती है। दंडी ने नाटक को मिश्र काव्य कहा। मोस्ट लाइन लगा लेना कि नाटक को मिश्र काव्य की संज्ञा किसने दी है, तो दंडी ने नाटक को मिश्र काव्य की संज्ञा दी है। दंडी केवल सिद्धांतवादी नहीं थे, एक सफल कवि भी थे। दंडी के समय वैदर्भ और गौड़ीय नामों का भौगोलिक महत्व था। विदर्भ देश बरार के कवि अपने काव्य में वैदर्भ मार्ग का अनुसरण करते थे। इसी प्रकार गौड़ देश यानी बंगाल का क्षेत्र जो है कवियों की कविता में गौड़ीय मार्ग से संपन्न होती थी। तो ये दोनों विदर्भी और गौड़ी जो रीति है, ये दोनों भौगोलिक स्थिति के आधार पर की गई है कि वैदर्भ जो है बरार का क्षेत्र था और गौड़ीय जो है वो बंगाल का क्षेत्र था। दंडी ने रीतियों के संबंध गुणों से जोड़ा है। उन्होंने श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति, समाधि, ये 10 गुण हैं जो वैदर्भी के प्राण तत्व माने जाते हैं। इन्होंने इन 10 गुणों का उल्लेख किया है। वैसे हम काव्य में 3 ही गुण मानते हैं। दंडी ने गुणों के प्रति अधिक आग्रह दिखाया और माधुर्य गुण की मधुरता से मधु से मधुकर की भांति सहृदय को झूम उठने की बात कहकर गुणों की महत्ता को प्रतिपादित किया। दंडी ने रीति के केवल शब्द सौंदर्य के उत्पादक गुणों पर आश्रित न मानकर गुण के साथ साथ अलंकार और रस सभी काव्य तत्वों में भी माना है। दंडी ने वैदर्भ मार्ग को काव्य की उत्तम शैली का द्योतक बताया और गौड़ीय को निकृष्ट शैली का। दंडी ने दोषों की संख्या 10 मानी है, जिनमें प्रमुख हैं अर्थहीन, निष्प्रयोजन, समानार्थक, शंकायुक्त, अनियमित, शब्दहीन, यतिभ्रष्ट, वृत्त की भिन्नता, विसंधि और स्थान, समय, कला, लोक,
न्याय या धर्मशास्त्र का विरोध माना है। दंडी ने कहा कि सुप्रयुक्त वाणी कामधेनु है, जो विद्वानों की कामना पूर्ण करती है, किंतु यदि वाणी दोषयुक्त हो पर वक्ता की मूर्खता सूचित करती है। जिस प्रकार श्वेत कुष्ठ का एक छोटा सा दाग भी अत्यंत मनोहारी शरीर को सौभाग्य विहीन कर देता है, शरीर की कांति को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार काव्य का स्वल्प दोष भी काव्यगत चारुता को नष्ट कर देता है। दंडी का मानना था कि दोष रहित तथा गुण अलंकार से युक्त वाणी ही कामधेनु है एवं दोषपूर्ण वाणी मूर्खो द्योतक है। कवि का काव्य मर्मज्ञ होना आवश्यक है। गुण और दोष के रहस्य को जानकर काव्य रचना करनी चाहिए। गुण काव्य की समृद्धि के कारण होते हैं और दोष उसकी विफलता के परिचायक होते हैं। यानी गुणों से ही काव्य श्रेष्ठ बनता है, अगर उसमें दोष होते हैं तो काव्य विफल रह जाता है, काव्य को सफलता प्राप्त नहीं होती है। अच्छा काव्य, श्रेष्ठ काव्य वही है जो गुणों से युक्त है, दोष से रहित है। दंडी ने शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों को कम महत्व दिया है। दंडी ने अलंकारों का विस्तार किया। उपमा के 32 भेद बताए, यमक के 315 भेद बताए, आक्षेप के 25 भेद बताए, रूपक और दीपक को भी इन्होंने विस्तारित किया है, जो अस्वाभाविक और अनुपयुक्त है। दंडी का अलंकार विवेचन अत्यंत विस्तृत था, यानी इन्होंने बहुत सारे अलंकारों का वर्णन किया और उन अलंकारों में शब्दालंकारों को इन्होंने श्रेष्ठ माना, अर्थालंकारों को इन्होंने कम महत्व दिया है। और इन्होंने सभी जो शब्दालंकार है, उपमा, यमक, अलंकार, उत्प्रेक्षा, तो जो शब्दालंकार हैं उन शब्दालंकारों में इन्होंने बहुत सारे भेद कर दिए हैं, भेदों में भी उपभेद कर दिए हैं। तो इन्होंने अलंकारों को बहुत अधिक विस्तारित कर दिया था, जो सही नहीं है काव्य के दृष्टिकोण से। भामह ने सूक्ष्म लेस और हेतु को अलंकार नहीं माना था। दंडी ने इन्हें वाणी का उत्तम भूषण मानकर इन्हें अलंकार तत्व स्वीकार किया। इन्होंने दीपक अलंकार के नवीन भेद दीपकावर्ती की उद्भावना भी की। स्वभावोक्ति को अलंकारों की प्रथम पंक्ति में स्थान दिया और अतिशयोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना है। पुनः वक्रोक्ति को अलंकारों का मूल कहा। राजवंश सहाय हीरा के शब्दों में दीपक के नवीन भेद की उद्भावना, तुल्य योगिता और निंदा स्तुति भाव की कल्पना, यथासंख्य और संख्यान के नवीन नामकरण, क्रम और स्वभावोक्ति की नई अभिधा का उल्लेख दंडी की मौलिक चिंतन के उदाहरण है। तो इस प्रकार से इन्होंने अलंकारों के संबंध में अपने जो भी विचार दिए हैं मैंने आपको बताया है, और उनके संबंध में जो भी मेन चीज़ें आती हैं वो सभी मैंने आपको बता दी है। तो इस प्रकार से अपनी क्लासेस शुरू हो गई हैं और लगातार ये क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। अब हम इस पर काम करेंगे। तो ये थी दंडी के बारे में। हो सकता है अभी अगर पेज ये समझ में ना आए आपको तो मैं बोल कर लिख लूँगी एक PDF बना करके और फिर आपसे क्लासेस लूँगी। आप मुझे ज़रूर बताइए कि इस तरह से पेज की फ़ोटो से पढ़ाना उचित है या फिर मैं अलग से इनको लिख करके बोल करके और फिर आपको एक्सप्लेन करूँ। मुझे अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा और क्लासेस कैसे लगती हैं वो भी बताइएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।